हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। इस वीडियो सीरीज में हम IS कोड बेस्ड MCQ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस। ये इस वीडियो सीरीज का सेशन 3 है, जिसमें हम लोग IS2222 पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे थ्रू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपको सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होगा। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हमारा जो IS222 है वो किससे डील करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट दिया हुआ है आपको कि IS222 जो है ये हमारा इट डील्स विद द स्पेसिफिकेशंस ऑफ बर्न्ट क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स। परफोरेशंस का मतलब है हमारा होल्स, ठीक है, ऐसे ब्रिक्स जिसमें हमारे फेसेस पर होल्स होंगे, सीरीज ऑफ होल्स हो सकते हैं, और जनरली हमारे सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप के होल होते हैं, ठीक है, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर शेप के ब्रिक्स में होल होंगे। एंड जो IS2222 है ये हमारा थर्ड रिवीजन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो इसका जो फर्स्ट वर्जन था 1962 में पब्लिश किया गया, देन 1969 में पब्लिश किया गया, और देन जो हमारा थर्ड रिवीजन है वो 1979 में पब्लिश किया गया। तो बेसिकली थर्ड रिवीजन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐड की गई, नॉन मॉड्यूलर साइज ब्रिक्स का साइज ऐड किया गया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि बर्न्ट क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक्स, जो कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो जनरली हमारी जो वॉल्स एंड पार्टीशंस हैं, ठीक है, वहां पे इन ब्रिक्स को हम यूज करते हैं बिल्डिंग्स में, ठीक है। जो स्टील रेनफोर्समेंट के स्पेसिफिकेशंस हैं, बेसिकली अगर हम कंक्रीट में जो रेनफोर्समेंट, हाई स्ट्रेंथ रेनफोर्समेंट यूज करते हैं, उसके लिए हमारा IS1786 होता है। हैवी ड्यूटी बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए हमारा IS2180 हम फॉलो करते हैं, इसके स्पेसिफिकेशन। और क्ले टाइल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले टाइल्स के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो हमारे IS654 से डील होते हैं। तो इस ऑप्शन का करेक्ट, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है इसमें, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ परफोरेटेड बर्न्ट क्ले ब्रिक्स डज IS222 प्राइमरली कवर्स। तो जो IS222 है ये बेसिकली कवर करता है कि जो हमारे परफोरेटेड ब्रिक्स होंगे उनकी डायमेंशंस क्या होगी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, लाइक हमारी, और जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, लाइक हमारी डायमेंशनल टॉलरेंसेस कितनी होनी चाहिए, हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, हमारा इफ्लोरेसेंस कितना होना चाहिए, ये सब हमारा एस्पेक्ट्स IS2222 में दिया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं, क्लॉज 1.1 ऑफ दिस क्लॉज सेज द स्टैंडर्ड कवर्स द डायमेंशंस, क्वालिटी एंड द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ परफोरेटेड बर्न्ट क्ले ब्रिक्स। तो अभी हम लोग डायमेंशंस की भी बात करेंगे और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स की भी बात करेंगे फर्दर क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्ले बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। तो जितने भी हमारे ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही जो क्ले प्रोडक्ट्स हैं, अभी जो इंडिया में प्रैक्टिस है दैट इज बेस्ड ऑन, जो हमारे प्लांट्स लगाए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग के, दे आर यूजिंग द एक्सट्रूजन प्रोसेस, ठीक है। दिस इज द एक्सट्रूजन प्रोसेस, जिसमें वैरायटी ऑफ क्ले प्रोडक्ट्स हमारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इस टेक्निक से। इस पर अभी मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे एक एक्सट्रूजन डाई होती है, यहाँ से हम फीड करते हैं क्ले, प्रॉपरली मिक्स्ड क्ले, एंड देन ब्रिक्स ऑफ डिजायर्ड शेप्स एंड या डिजायर्ड क्ले प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारा परफोरेटेड ब्रिक्स का यूज करने से हमें क्या एडवांटेज होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन ब्रिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो परफोरेटेड ब्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिकॉज यहाँ पर हम हॉलो कर दे रहे हैं, स्पेसेस क्रिएट कर दे रहे हैं, होल्स बना दे रहे हैं, तो हमारा जो वेट होगा ब्रिक का वो कॉमन ब्रिक्स के वेट से कम होगा। तो लाइट इन वेट होगा हमारा ब्रिक, ठीक है, लाइट वेट होगा, और बिकॉज परफोरेशन है तो हमारा जो थर्मल इंसुलेशन है वो इंप्रूव कर जाएगा। थर्मल इंसुलेशन का मतलब है कि हमारा जो हीट ट्रांसफर है, मतलब अगर ये ब्रिक है तो इधर से जो इधर हीट ट्रांसफर हो रही है, अगर बीच में हमारी परफोरेशन है तो हीट ट्रांसफर हमारा कम होगा। तो थर्मल इंसुलेशन का मतलब है रिडक्शन इन हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर हम बेस्ट एडवांटेज देखें इसमें, तो हमारा बेटर थर्मल इंसुलेशन इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कॉमन ब्रिक्स, बिकॉज हमने परफोरेशंस डाल दी हैं तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कम हो गया है। तो
फॉर द सेम एरिया जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगी ब्रिक की वो कम आएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे स्टैंडर्ड साइज ऑफ नॉन मॉडुलर। इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नॉन मॉडुलर बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है। तो हमारे आईएस कोड ने, IS2222 ने 2 कैटेगरीज में ब्रिक्स को डिवाइड किया है, मॉडुलर ब्रिक्स और नॉन मॉडुलर ब्रिक्स। मॉडुलर ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 19 सेंटीमीटर लेंथ और जो विड्थ है 90 mm और हाइट जो है वो 90 mm। यानी ये ब्रिक अगर लेंथ हमारी 190 mm हो गई, विड्थ हमारी 90 हो गई और हाइट भी हमारी 90 हो गई। और अगर नॉन मॉडुलर ब्रिक है तो उसका स्टैंडर्ड साइज भी हमारे कोड ने 3rd रिवीजन में ऐड किया था, दैट इज 23x11x7। तो आप देख रहे हैं नॉन मॉडुलर ब्रिक्स की जो हाइट है वो हमारी कम होती है एज कंपेयर टू द स्टैंडर्ड ब्रिक्स। तो आप यह ध्यान रखें, तो जब भी आप साइट पे यूज कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि अगर नॉन मॉडुलर ब्रिक्स आपको यूज करने हैं तो आपको 2230 इंटू 110 इंटू 70 mm का साइज आपको यूज करना है। ठीक है, अब जब आप ये ब्रिक्स यूज कर रहे हो तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपकी जो स्टैंडर्ड हाइट है, बिकॉज हमारे पास 3 डायमेंशंस हो गई, लेंथ, विड्थ और हाइट, तो तीनों डायमेंशंस में हमारे कोड ने टॉलरेंसेस दी हैं कि जब साइट पे कोई ब्रिक आएगा आपको चेक करना है कि ये ब्रिक कॉम्प्लाई कर रहा है कि नहीं हमारे जो हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं। ऐसा तो नहीं हमें उसको परमिट नहीं करना है बिल्डिंग यूज के लिए, तो उसके लिए आपको परमिसिबल टॉलरेंसेस दिए हुए हैं। तो जो 90 और 70 mm की डायमेंशन है, ठीक है, उस पर आपको जो टॉलरेंस है वो ±4 mm है। ठीक है, मान लो अगर हमारा ब्रिक स्टैंडर्ड साइज का 9 सेंटीमीटर का है तो साइड पे जब आप मेजर करोगे तो 90 mm हाइट हो गई, तो 4 mm का टॉलरेंस है, mm में है, ये भी mm में है, तो हमारा इसका मतलब हो गया 98 mm का जो स्टैंडर्ड साइज है उसकी जो हाइट है आपको 86 से 94 तक आपको मिल सकती है। तो उस केस में आप ब्रिक को एक्सेप्ट कर लोगे। इसी तरह अगर आपकी डायमेंशन, जो ब्रिक हमने 2 डायमेंशंस पढ़ी थी, तो 110 और 190 वाली जो डायमेंशन है उसमें ±7 mm का डिफरेंस है। यानी अगर हमारी 190 है तो 183 से लेके वो ब्रिक का जो विड्थ है, लेंथ है या विड्थ है, वो आपकी 183 से 197 mm तक वेरी कर सकता है। इसी तरह जो 230 हमारी लेंथ है नॉन मॉडुलर ब्रिक साइज, उसकी जो टॉलरेंस है उसमें ±10 mm है, यानी 220 से लेके 240 mm तक ब्रिक की लेंथ हो सकती है जब आप नॉन मॉडुलर ब्रिक के स्टैंडर्ड साइज की बात करते हैं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड हाइट की बात कर रहा है और मॉडुलर ब्रिक की बात कर रहा है। तो मॉडुलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज जो है वो 19x9 है, यानी 90 mm इसकी ये वाली पैरामीटर हाइट हो गई। तो हाइट में हमारी जो टॉलरेंस होगी उसके लिए 90 mm आप देखोगे तो यहाँ पर फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब ±4 mm हमारी जो परमिसिबल टॉलरेंस है वो होगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी हुई है कि ये टॉलरेंसेस हमारे इंडिविजुअल ब्रिक के साइज पे अवेलेबल है। ठीक है, तो हर ब्रिक्स पे आप रैंडम चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS2222 के अकॉर्डिंग हमारा जो स्पेसिफाइड रेंज है एरिया ऑफ परफोरेशंस के लिए इन रिलेशन टू टोटल एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ब्रिक फेस, तो हमारा ब्रिक फेस जो है वो ये है। ठीक है, अब इस ब्रिक फेस में हमारा ये पोर्शन जो है ये एरिया ऑफ परफोरेशंस है, सरफेस एरिया अगर देखें तो कोड ये कहता है कि जो एरिया ऑफ परफोरेशंस है, अगर हम इसको AP कर लें तो इसकी जो रेंज है इट शुड बी बिटवीन 30 and 45% ऑफ करस्पॉन्डिंग फेस एरिया। तो टोटल फेस एरिया का अगर हम एरिया मान ले तो 19 फेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 19 इंटू 9 सेंटीमीटर। अगर हमारा आइडियल सिचुएशन है 19 इंटू 19 सेंटीमीटर, इसका 30 से 45% एरिया ही एरिया ऑफ परफोरेशंस हो सकता है। अदरवाइज अगर हम इसे रेंज से बाहर चले जाएंगे तो हमारी जो ब्रिक है वो जो होगी उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर हम 45% से ज्यादा एक्सीड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो मिनिमम परसेंटेज ऑफ परफोरेशन है वो कोड कहता है इट शुड बी ग्रेटर देन 30%। ठीक है, मिनिमम परफोरेशन आपके 30% होने ही चाहिए, तभी जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, स्पेसिफिकेशन है इस कोड में की वैलिड होंगी हमारी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। 6.1 क्लॉज ऑफ दिस कोड सेज दिस।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोड ये कहता है कि हाउ शुड द परफोरेशंस बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स। मतलब कि जो हमारे परफोरेशंस हैं, जो आपकी होल्स हैं, वो आपके जो ब्रिक है उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो हमारा दे शैल बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी उनके बीच की जो स्पेसिंग है, जो पैटर्न है वो प्रॉपर होगा, और हमारी जो स्पेसिंग है वो, यानी ये दूरी जो शेप है वो हमारा ऐसा नहीं होगा कि मिक्स टाइप का है। आपके रेक्टेंगुलर परफोरेशंस भी हैं, आपके सर्कुलर परफोरेशंस भी हैं। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो ऑप्शन सी बनता है। तो कोड 6.2 में यही बात बोलता है कि जो परफोरेशंस हैं ये हमारे यूनिफॉर्म होने चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफाइड मैक्सिमम डायमेंशन। मैक्सिमम डायमेंशन फॉर द शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर परफोरेशन। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगुलर परफोरेशंस की बात करते हैं तो कोड क्लॉज 6.2 में ये कहता है कि जो इस परफोरेशन का लॉन्गर फेस है, ठीक है, दिस इज द लॉन्गर फेस, ये हमारे ब्रिक के लॉन्गर फेस यानी लेंथ के पैरेलल होना चाहिए। तो ये ब्रिक बिल्कुल गलत, इसकी मैन्युफैक्चरिंग गलत हुई है। आप इस सिचुएशन पे देखोगे तो ये जो लॉन्गर फेस है परफोरेशंस का, रेक्टेंगुलर परफोरेशन है, ये हमारे लॉन्गर फेस के पैरेलल है, यानी ब्रिक का जो लेंथ है, लेंथ के अलोंग ही हमारा परफोरेशन की जो लेंथ है, जो लॉन्गर डायमेंशन है वो होनी चाहिए। तो अगर हम लॉन्गर डायमेंशन मान लें कि दिस इज एल और ये छोटी डायमेंशन हमारी बी है, तो कोड ये कहता है रेक्टेंगुलर परफोरेशन के केस में जो शॉर्टर डायमेंशन है इट शुड बी लेस देन 20 mm। ठीक है, और सर्कुलर के केस में पहले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए आप परफोरेशंस, और जो डायमीटर है हमारा, ये डायमीटर शुड बी लेस देन 25 mm इन केस ऑफ सर्कुलर परफोरेशंस। ठीक है, तो सर्कुलर परफोरेटेड ब्रिक्स में हमारा जो डायमीटर है वो 25 mm से कम होगा। रेक्टेंगुलर ब्रिक्स में जो शॉर्टर डायमेंशन है परफोरेशंस की वो 20 mm से कम होगी। तो यहां पर यही पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम डायमेंशन शॉर्टर साइड की क्या हो सकती है, 20 mm, और सर्कुलर परफोरेशन के लिए मैक्सिमम डायमेंशन कितनी हो सकती है, 25 mm। तो 25 mm जो है ये सर्कुलर परफोरेशन के लिए हो गया, और ये हमारा रेक्टेंगुलर परफोरेशन के लिए जो सबसे छोटी साइड है उसकी जो मैक्सिमम डायमेंशन है, यानी बी शुड बी लेस देन 20 mm। तो ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है क्लॉज 6.2 का, तो ध्यान रखना है आपको। उसके बाद कोड ये कहता है कि मैक्सिमम अलाउएबल एरिया फॉर ईच इंडिविजुअल परफोरेशन। टोटल परफोरेशन की बात नहीं कर रहा है, हम लोग वो बात कर चुके हैं, वो एरिया ऑफ फेस से का 30 से 40% होना चाहिए, 30 से 45% के बीच में होना चाहिए। यहाँ इंडिविजुअल परफोरेशन की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल परफोरेशन का एरिया मैक्सिमम कितना हो सकता है बर्न्ड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स का। मतलब कि अगर ये हमारी परफोरेशन है, ठीक है, ये परफोरेशन हमने ये ओपनिंग की थी, तो जो मिनिमम डायमेंशन थी इट वाज लेस देन 20 mm। तो अगर हम ये अज्यूम करके परफोरेशन की विड्थ हमारी 10 mm थी, तो कोड ये इसका मतलब ये हो गया आप परफोरेशन 50 mm से ज्यादा नहीं बना सकते। कोड ये कहता है कि जो एरिया ऑफ परफोरेशन ऑफ इंडिविजुअल ब्रिक है इट शुड बी लेस देन 500 स्क्वायर मीटर या इक्वल टू, इससे 500 स्क्वायर mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिमम रिक्वायर्ड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी कितनी होनी चाहिए। कोड ये कहता है कि अगर आप IS-3495 के अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हो ब्रिक का, तो मिनिमम एवरेज, ध्यान रखना एवरेज की बात कर रहा है, तो 3 जनरली हम स्पेसिमेंस लेते हैं, 3 ब्रिक्स का जो एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ठीक है, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दैट शुड बी मिनिमम 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर या 7 मेगापास्कल कह सकते हो ऑन नेट एरिया। नेट एरिया का मतलब है कि आपका लोड ऑफ फेल्योर डिवाइडेड बाय नेट एरिया। नेट एरिया कैसे निकालोगे, परफोरेशन जो हमारा फेलियर लोड है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ फेस जो था, माइनस हमने जो टोटल परफोरेशन का एरिया था वो माइनस कर दिया, तो A माइनस AFT। ठीक है, तो AFT क्या हो जाएगा, AFT विल बी इज इक्वल टू N इज अ नंबर ऑफ परफोरेशंस इनटू एरिया ऑफ परफोरेशन ऑफ इंडिविजुअल होल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप जो निकालते हो फेलियर लोड, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकल के आती है, इट शुड बी मिनिमम 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर कोड ये कहता है कि जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, जो गाइडलाइंस है, वो हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए या और सभी फिजिकल रिक्वायरमेंट वाले टेस्ट करने के लिए IS-3495 में दी हुई है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर
कोई ब्रिक का लॉट है और वो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन क्लास के लिए उसकी फेल हो जाती है, तो आपको क्या करना है? तो कोड ये कहता है कि अगर मान लीजिए क्लास 10 के लिए आपने निकाला स्ट्रेंथ और उस क्लास में लॉट हमारा फेल हो रहा है, तो आपको नेक्स्ट लोअर, यानी मान लीजिए नेक्स्ट लोअर 7, क्लास 7 है, तो मिनिमम जो स्ट्रेंथ आनी चाहिए वो 7 की आनी चाहिए, अदरवाइज वो ब्रिक्स रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सबसे फिर आपको क्या करना है? लॉट शैल बी चेक्ड फॉर नेक्स्ट लोअर क्लास ऑफ ब्रिक। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसी तरह जब हम कोल्ड वाटर इमर्जन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो IS 3949 के अकॉर्डिंग जो हमारा मैक्सिमम अलाउबल वाटर अब्जॉर्प्शन है बाय वेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24 आवर्स तक कोल्ड वाटर इमर्जन टेस्ट करते हैं तो परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए, बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स के लिए जो वाटर अब्जॉर्प्शन की लिमिट है, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20% ऑफ ड्राई वेट। इसमें हमारा क्लास ऑफ ब्रिक के हिसाब से कैटेगराइजेशन नहीं है, जैसा मैंने बर्न्ट क्ले ऑर्डिनरी ब्रिक्स के केस में आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ही हमारा होगा फॉर परफोरेटेड ब्रिक्स। हमारी जो मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन लिमिट है वो 20% है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IS 349 के हिसाब से, 3495 के हिसाब से जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हाईएस्ट अलाउबल रेटिंग जो है इफ्लोरेसेंस के लिए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसे आप रेफर कर सकते हो। डिफरेंट इफ्लोरेसेंस कैटेगरीज के लिए जो स्पेसिफाइड प्रोसीजर है वो हमारा फॉलो करोगे तो रेटिंग ऑफ इफ्लोरेंस शुड बी नॉट मोर देन स्लाइट, तो नॉट मोर देन स्लाइट होनी चाहिए। हाईएस्ट अलाउबल इज स्लाइट इफ्लोरेसेंस, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर वॉर्पेज टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउबल एवरेज वॉर्पेज? वॉर्पेज इज नॉट अलाउड मोर देन 3%, तो मैक्सिमम जो परसेंटेज अलाउड है वॉर्पेज का वो 3% अलाउड है अगर आप IS 3495 के अकॉर्डिंग टेस्ट कर रहे हो। तो क्लॉज 7.4 में यही लिखा हुआ है, द एवरेज वॉर्पेज शैल नॉट बी मोर देन 3% एज मेजर्ड ड्यूरिंग द मेजरिंग वेज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस स्टैंडर्ड या प्रोसीजर का फॉलो करते हैं फॉर सैम्पलिंग एंड क्राइटेरिया कन्फर्मिटी ऑफ बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स। तो बर्न्ट क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स के साथ साथ जो हमारी नॉर्मल ऑर्डिनरी ब्रिक्स है या अदर ब्रिक्स हैं उनके लिए भी हम यही सेम कोड फॉलो करते हैं, दैट इज IS 5454 1978। तो आप ध्यान रखना, सैम्पलिंग और क्राइटेरिया ऑफ कन्फर्मिटी यानी सैंपल्स आपको कैसे कलेक्ट करने हैं और हमारा उनको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, उनको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ब्रिक्स के लॉट को, वो हमारा IS कोड 5454 में दिया हुआ है। So I hope this video series is helpful. So thank you and all the best.